नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तराखंड के सवाल में आज बात हम करने जा रहे हैं एसआईआर की। 3.0 एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है और उत्तराखंड में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसका भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने अब एक्शन मोड ऑन कर दिया है। 8 जून से प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो रहा है। 29 मई से अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू होगा और 7 जुलाई से बूथ लेवल ऑफिसर हर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राज्य में विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो भी अब अलर्ट हो गए हैं। राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 435 एईआरओ और बीएलओ को फील्ड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक और मोबाइल ऐप एंट्री की ट्रेनिंग जल्द ही मिलने जा रही है। देहरादून में मास्टर ट्रेनर्स की वर्कशॉप पहले ही हो चुकी है। आगामी 8 जून 2026 से एसआईआर की आधिकारिक शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी और इसी दिन से पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन भी शुरू होगा। 11,733 पोलिंग बूथों पर मैपिंग और डेटा क्लीनिंग का काम एक साथ चलेगा। 7 जुलाई 2026 से बीएलओ घर घर जाएंगे, फॉर्म बांटेंगे और जानकारी को वेरीफाई करेंगे। फोकस रहेगा उन मतदाताओं पर जिनका नाम 2003 और 2025 की सूची में मैच नहीं कर रहा हो। आपको हम बता दें कि चुनाव आयोग का मकसद है कि डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं उनको हटाना, मृत मतदाताओं के नाम को डिलीट करना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना। बिहार में यह प्रक्रिया हुई थी चुनाव से पहले। 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले 65 लाख से ज्यादा नाम वहां एसआईआर के दौरान हटाए गए थे। उत्तराखंड में भी 2003 के बाद से मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं, खासकर पलायन और शहरीकरण की वजह से। और इसके साथ ही चुनाव से हो रही इस प्रक्रिया, चुनाव से पहले हो रही इस प्रक्रिया पर विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल का आरोप है कि बंगाल में एसआईआर का मिसयूज किया गया, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी बूथ लेवल कमेटियों और बीएलओ के माध्यम से इस पर कड़ी नजर रखेगी। एसआईआर के तीसरे चरण के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा पहले सुन लेते हैं चुनाव आयोग का क्या कहना है। पक्ष और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इसको लेकर क्या कहना है, क्या उनकी तैयारी है, क्या उनकी रणनीति होगी। निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो तिथि होगा वो 14 जुलाई 2026 होगा, जिसके बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए सूची को पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर प्रमुख कार्यालयों में डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक कोई भी मतदाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बूथ लेवल एजेंट अपने क्षेत्र अंतर्गत दावे अथवा आपत्ति को प्रस्तुत कर सकता है ईआरओ के पास में। अपने दावों के बारे में आप अपना प्रपत्र भरकर या आपत्ति के बारे में सही अभिलेख को जमा करते हुए आप अपने ईआरओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इसके लिए समय अवधि होगी 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त। उसके उपरांत जितने भी दावे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद में जो भी त्रुटियां हैं या फिर जो भी कमियां होंगी, ऐसे मतदाताओं को ईआरओ के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा और जितने भी दावे और आपत्तियां प्राप्त हुआ है समस्त को सुनवाई का अवसर ईआरओ के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके उपरांत दावे आपत्ति की सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत उसका जो अंतिम प्रकाशन का तिथि होगा निर्वाचक नामावली का, वो 15 सितंबर होगा। देखिए, जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काटे जा रहे हैं, देखना होगा कि कहीं जो है जो वास्तविक मतदाता हैं उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मतदान के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिन मतदाताओं ने दो जगह नाम दर्ज करा रखे हैं, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं, अगर ऐसे मतदाताओं के नाम काटे गए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर स्थानीय मतदाताओं के नाम काटे गए होंगे, ऐसी शिकायतें अगर हमें मिलेंगी तो निश्चित तौर पर हम इस पर अपना
विरोध दर्ज कराएंगे कि इस सारी प्रक्रिया पर SIR जो शुरू होने वाला उस प्रक्रिया पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बारीक नजर है और निश्चित तौर पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चले और किसी जो वास्तविक मतदाता का जो मताधिकार है उससे वंचित ना रहे। SIR हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति सही होगा उसका नाम हम कटने नहीं देंगे, लेकिन जो गलत होगा, जो घुसपैठिया होगा, जो हमारे वातावरण को खराब करने की कोशिश करेगा, उनका नाम गलत तरीके से यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये स्पष्ट है। तो कांग्रेस को शायद हो सकता है इस चीज की परेशानी हो रही हो कि उनके कुछ लोग जो घुसपैठिया टाइप के हैं वो यहाँ जबरदस्ती जो जिनको उन्होंने संरक्षण दे रखी थी इतने वर्षों तक, कहीं उनके नाम ना कट जाए, ये परेशानी हो सकती है। लेकिन SIR स्पष्ट रूप से होगी, सही तरीके से होगी और सही व्यक्तियों के लिए होगी, तो इसलिए किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सही व्यक्ति है, जो यहाँ का रहने वाला बासिंदा है, जो यहाँ का नागरिक है, उनको किसी भी प्रकार की SIR में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो गलत तरीके से इस प्रदेश के अंदर बसे हैं, गलत तरीके से इस प्रदेश की आबो हवा को खराब करते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोग परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन सही लोगों के लिए SIR हमारी बिल्कुल जैसे पहले से चलती आई है वैसे ही चलेगी और उन लोगों के सबके नाम उसमें जुड़ने का काम होगा, लेकिन गलत लोग इसमें नहीं आएंगे, ये स्पष्ट है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। SIR 3.0 का ऐलान कर दिया गया है और जिन राज्यों में SIR 3.0 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसमें से एक उत्तराखंड भी है और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सियासत तो वहां पर गरमाई ही हुई है, वहां पर रणनीतियां तो बन ही रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि किस तरह से चुनाव में सफलता प्राप्त किया जाए, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी कर रही है और अब SIR जो बिहार से लेकर बंगाल तक, फिर दक्षिण के राज्यों में भी, केरल और तमिलनाडु तक हो चुका है, अब यहां महाराष्ट्र में भी हो चुका और अब यहां उत्तराखंड में भी अब इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसका ऐलान किया गया है। क्या तैयारी है, क्या सहयोग मिलेगा विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग को इसमें, क्या उन लोगों की मांग है, आज इसी को हम समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है प्रभा जी आपका। और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आप ही से, SIR की प्रक्रिया अब आपके प्रदेश में उत्तराखंड में भी शुरू होने वाली है, कांग्रेस सहयोग करेगी चुनाव आयोग को? विजय जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड ने SIR को लेकर पूरी तरह से तैयारी की हुई है। हमने 2 मई 2026 को प्रत्येक जिले में इसकी ट्रेनिंग संपन्न करवा दी। हमने हर जिले के लिए माननीय गणेश गोदयाल जी की अध्यक्षता में हर जिले के लिए एक मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया, हर विधानसभा में एक ट्रेनर नियुक्त किया, हर विधानसभा में BLA 1 नियुक्त किया और 2 प्रभारीगण नियुक्त किए। इन सब की एक ट्रेनिंग हम 2 मई 2026 को पूरी कर चुके हैं। जो प्री SIR था, प्री SIR के सारे डाटा हमने अपने जो हमारे ट्रेनर हैं उन सबको बताया है, हमारे BLA 1 और BLA 2 तक वो पहुंचाया है। हमने BLO जो लिस्ट है वो कैसे काम कर रहे हैं, उन सब पर कैसी नजर रखी जाए, हमारा क्या कर्तव्य होगा, वो सब हमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान बता दिया है। और जो ये SIR का काम, ये कोई नया नहीं हो रहा है जी। आजाद भारत में अब तक ये 12 बार हो चुका है। जब कांग्रेस की सरकारें रही तो 1952 से लेकर 2004 तक के 12 बार इसको हम कर चुके हैं। लेकिन नया क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में जो आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं, उनपे जो शंका की सुई घूमती है हर राज्यों में, जो वोट चोरी का मामला है, उस पर हमको आपत्ति है, उस पर हमको बात करनी है। और इस प्रदेश में प्री SIR के जो डाटा उपलब्ध हुए हैं उसमें से 19,79 मतदाता अभी तक उनका रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है, उनको वो अनमैप्ड हैं। तो जो अनमैप्ड है 19 लाख मतदाता, उनको मैप्ड करवाना है, उनको देखना है कि वो कहाँ है। ठीक है। और SIR में जो ये SIR का अब घोषणा की गई है, मैक्सिमम काम प्री SIR में संपन्न हो चुका है। ठीक है, ठीक है। जरा प्रभा जी के पास जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आपकी जो बात है, बागेश्वर एक जिला जहाँ 100% प्री SIR में SIR का काम कर दिया गया है। ठीक है। लॉन्च अब हुआ है, तो ये केवल मात्र मैं कहूँ तो दिखाने के लिए है, अधिकतम काम हो चुका है। लेकिन जो 19 लाख मतदाता इन्होंने अनमैप्ड बताए हैं, उस पर हम देखेंगे कि जब ड्राफ्ट सूची आएगी तब देखेंगे कि वो लोग कहाँ हैं। एक बार ड्राफ्ट सूची, ठीक है, क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? प्रभा जी जरा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी अब SIR को लेकर तो
जो चल रहा है वो आप देख ही रही हैं कि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा है और आपके हिसाब से टारगेटेड मतदाताओं को ही डिलीट किया जा रहा है। और अभी शांति प्रसाद जी जो बात कर रहे हैं उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि करीब जो बातें आ रही, जो शिकायतें आ रही हैं, उत्तराखंड में सही ढंग से हो, इस तरह की शिकायतें ना आए, ये भी जिम्मेदारी, आप लोग सत्ता में हैं, बड़ी पार्टी हैं, तो आप लोगों के ऊपर जरूर है। जी बिल्कुल आनंद जी, एसआईआर अगर हो रहा है तो ये सभी को पता है कि वो किस लिए हो रहा है। वो सही मैपिंग के लिए हो रहा है कि जो सच में मतदाता है, जो वोट का अधिकारी है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार जो असली मतदाता है वो छोड़ जाता है, क्योंकि जो पिछली सरकारें उनकी नाकामियां हमने देखी है। जब उन्होंने बाहर से घुसपैठिए यहाँ पर लाके इकट्ठा कर दिए सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, हमने देखा है। इसी प्रकार से हमने पश्चिम बंगाल में देखा है, हमने खुद देखा है कि अगर हम एसआईआर नहीं करवाती, आनंद जी कैसे कैसे केसेस वहां पर आए हैं। एसआईआर का तो मतलब यही है कि अगर कोई मृतक है और अभी भी उसका नाम है उसको हटाना, या कोई डुप्लीकेट है, डबल किसी का नाम आ गया है उसको हटाना, यही एसआईआर का मतलब है। लेकिन जब एसआईआर अगर हम नहीं कराते तो पश्चिम बंगाल में हमने कैसे कैसे केस देखे हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आयु खुद 60 वर्ष है और उसका पुत्र 55 वर्ष का है और एक 50 वर्ष का, तो मतलब 5 वर्ष की आयु में वो पिता बन गया। और कई ऐसे हैं जिनके 200 बच्चे हैं, कई ऐसे हमें उसमें दिखाई दिए जिनको हटाया गया कि जिनके पिता है लेकिन माता का पता ही नहीं है कि माता कौन है। तो क्या एसआईआर करवा के हम कोई गलती कर रहे हैं? तो देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, इनको तो एक नैरेटिव सेट करना है, एक गलतफहमी, क्योंकि ये काम धरातल पर करते नहीं है, कोई मुद्दा एजेंडा इनके पास नहीं है। तो इसलिए मैंने हमेशा देखा है जब भी सरकार कोई काम करती है तो इनको तो उसके खिलाफ ही बोलना है। लेकिन आनंद जी, एसआईआर का काम बहुत सही तरीके से हो रहा है हमारे राज्य में। इससे पहले प्री एसआईआर हुआ, कम से कम उसमें 85% मैपिंग हो गई है और हम लोगों ने खुद जाकर सरकार की तरफ से भी यहाँ पर बीएलओ आए, सरकारी अधिकारी आए, उनके साथ हम लोग बैठे हैं। और जिस प्रकार ये खुद ही बता रहे थे कि हमारे अपने भी BLA2 हर बूथ लेवल तक होते हैं, वो भी उनकी सहायता करते हैं कि लोगों को बताते हैं। जो 2003 की जो लिस्ट की वेरिफिकेशन होना था कि जो भी मतदाता उससे पहले जहां उनकी वोटिंग थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, तो हमने उनको फोन करके बताया कि आपके ये डॉक्यूमेंट आने चाहिए। तो देखिए, ये तो मतदाता के ऊपर है कि वो किसको वोट करेगा, लेकिन ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिकल पार्टी की कि वो लोगों को अवेयर करे, उनको बताए कि एसआईआर हो रहा है, आपका नाम इसमें आना चाहिए। चाहे वो कोई, हमने देखा है अभी जब 2003 लेकिन ठीक है, एक चीज बहुत जब चर्चाएं होती हैं एसआईआर की, तो आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि घुसपैठिए हैं और उनको बाहर करना। अब यही बात तो विपक्ष पूछता है कि क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है घुसपैठियों की पहचान के लिए की जा रही है, या जो अयोग्य मतदाता हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं और नए वोटर्स जो अभी नहीं इंक्लूड हो पाए हैं, उनको शामिल करना है, उसके लिए हो रहा है? आनंद जी, वैसे तो एसआईआर एक जनरल प्रक्रिया, ये हमेशा हर चुनाव से पहले होती है, लेकिन हमने पता है कि ये होनी थी, लेकिन बीच में कोविड काल में उस वक्त भी हमारी जनगणना भी उस वक्त रुक गई थी और एसआईआर ये सारी चीजें प्रस्तावित थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी हो रही हैं, ये चीजें तो निरंतर चुनाव के से पहले होती हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर अवैध रूप से भी कोई लोग बाहर से आके बस गए हैं और किसी इनलीगल माध्यम से कोई उनके आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी यहाँ पर बना रहा है, तो निश्चित तौर पर ये भी हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम बंगाल से हमारे पूरे बांग्लादेश की सीमा लगती है, अगर वहां पर अवैध रूप से ममता बनर्जी ने कितने अवैध लोगों को वहां बसा दिया था, सिर्फ एक अपनी सत्ता को 15 साल तक वो काबिज रही, तो आज उनसे भी देश पूछता है कि कहां से वो फर्जी वोटर वहां पर आ गए थे, तो कैसे वो बाहर हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए, अपने को काबिज रखने के लिए उन सबको वहां का आधार कार्ड बनाया, वहां का वोटर बनाया। लेकिन जब एसआईआर हुई और उनके डॉक्यूमेंट नहीं सत्यापित हुए तो उनको बाहर जाना पड़ा। तो देखिए, एसआईआर तो देश की सुरक्षा को बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। दूसरा, ये भी बिल्कुल सही है कि जो नए वोटर्स आते हैं उनको भी जोड़ना है, उसके लिए भी जरूरी है। और अगर एक व्यक्ति है, उसके 2 वोटर आए, उनको भी बाहर करना है, तो इसमें कोई भी हो, मैंने तो खुद देखा है हमारे आसपास इस प्रकार इतना अच्छा एसआईआर उत्तराखंड में हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के 2 वोटर, मैं कहूंगी आईडी भी, तो उसको निरस्त किया गया और उनको जाना पड़ा चुनाव कार्यालय में और बताना पड़ा कि मेरी ये आईडी है, इसकी मैपिंग हो चुकी है, तो दूसरे को आप निरस्त करिए। तो इसका तो आश्वासन हम दे रहे हैं। अब ये तो विपक्ष है, विपक्ष कोई भी आरोप लगाए, कोई भी अनर्गल बातें करे, क्योंकि जब किसी पार्टी के पास, मैं कहूंगी आनंद जी, कोई मुद्दा नहीं है,
कुछ धरातल पर काम करने के लिए नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चाहे चुनाव आयोग हो, हमारा यही उद्देश्य है कि हम निष्पक्ष तरीके से लेकिन अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उन सवालों को का क्लैरिफिकेशन भी जरूरी होता है। सवाल उठते हैं तो उनका क्लैरिफिकेशन भी जरूरी होता है और जो संबंधित लोग हैं उनको इसके बारे में क्लियर भी करना चाहिए, इसलिए ये सवाल है। अब सवाल ये है शांति प्रसाद जी कि अब देखिए बिहार में जब शुरू हुआ तो चर्चाएं वहीं से शुरू हुई और इसका विरोध कांग्रेस की तरफ से हुआ। राहुल गांधी तो गए और उन्होंने लंबी यात्रा की, उनके साथ तेजस्वी भी थे। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहां पर भी ममता बनर्जी विरोध करती रहीं और धमकी ही देती रहीं जो लोग उसमें शामिल हो रहे थे, जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी थे वो शामिल हो रहे थे उनको। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए कि ये सब कुछ जब चल रहा था तो उसमें अखिलेश यादव की जो पार्टी है और अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बीएलओज को उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के पास जाइए और जो छूट रहे हैं उनको आप कीजिए। तो वहां पर बड़ा ही देखने को मिला कि जो होता है कि लंबी प्रक्रिया चलती है तो उसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव बहुत ही सजग थे, वो विरोध करना, प्रदर्शन करना, इस सब के साथ साथ वो वहां पर भी वो कर रहे थे। वही चीज मैं आपसे यहाँ कि उत्तराखंड में भी क्या कांग्रेस उसी स्थिति में रहेगी जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस एसआईआर के दौरान जुड़ी हुई थी, उनके बीएलओज जुड़े हुए थे, क्योंकि बीएलओज ही हैं जो कि जानते हैं कि किस घर में कौन मतदाता यहां पर रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, किनकी डेथ हो गई है और कौन यहां से शिफ्ट कर गए हैं। जी विजय जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं अपनी बहन को कि एसआईआर और प्री एसआईआर कोई आप नया काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने और जब आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत का संविधान बनाया तो उसी संविधान के अनुच्छेद 326 में ये व्यवस्था कर दी और फिर 1951 में जब लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम बना तो उसका सेक्शन 21(3) में ये व्यवस्था कर दी गई। तो ये व्यवस्था है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकारों ने 12 बार एसआईआर किया है, लेकिन हमने कभी ज्ञानेश कुमार जैसा काम नहीं किया है कि हम वोट चोरी कर दें। अब आप देखिए इसी घटना में मैं आपको बता देता हूं कि 2003, ये मैं आपके दर्शकों के लिए भी बता रहा हूं, 2003 की मतदाता सूची को मैच किया जाना है जो 2025 की मतदाता सूची जो इन्होंने फ्रीज कर दी है। 2025 में जो फ्रीज मतदाता सूची है उससे 2003 की मतदाता सूची को मैप किया जाना है। और अब आप बताइए, जो 2003 में सपोज प्रभा जी बैठी हैं और या मैं स्वयं हूं या मेरी पत्नी है, उनका मायका बॉम्बे में है, 2003 में वो बॉम्बे में थी और अब 2025 में वो यहाँ शादी होकर आई है, तो उनका मैप होना है वो 2003 की मतदाता सूची से। उनको सारे दस्तावेज बॉम्बे के यहाँ लाके दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो 2000 इस सूची में ड्राफ्ट सूची में आएंगी, नहीं तो उनका नाम हट जाएगा। तो 19 लाख जो मतदाता हैं जो अनमैप्ड हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रभाव जी कह रही है ना कि कांग्रेस की सरकारें ये करती है वो करती है, हम आपकी तरह जब बात पूरी हो जाए तो फिर आपके पास आता हूं। डाटा से नहीं खेलते हैं। नहीं, तो 13 साल से मोदी जी क्या कर रहे थे इसमें? अगर घुसपैठियां हैं तो 13 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? 13 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, 7-8 साल से उत्तराखंड में है, तो अगर घुसपैठिया है, आपकी नाक के नीचे घुसपैठिया है, तो क्या सरकार क्या कर रही है? क्यों इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं सब लोग? अगर घुसपैठिया है तो क्या आपकी जिम्मेदारी थी? गृहमंत्री उसमें एक नहीं शांति प्रसाद जी उसमें एक ये भी है कि अगर ये प्रक्रिया चल रही है, नहीं शांति प्रसाद जी उसमें एक ये भी है ना कि अगर ये प्रक्रिया चल रही है तो इसमें जाहिर सी बात है कि वो लोग भी इसमें उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलेगी जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं। दूसरी चीज जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है कि वो मुंबई में थी और मुंबई से अब यहाँ पर आई तो यहाँ पर उनको वहां का देना होगा, अगर वहां पर भी नहीं है तो फिर वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का या जो भी है वो देना होता है, तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी है उसमें। जी आनंद जी, इनको शायद ये नहीं पता कि जो ऑनलाइन फॉर्म अब आ गया है उस ऑनलाइन फॉर्म में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है आप घर बैठ के भी फॉर्म अपने आप भर सकते हैं, आपको बीएलओ की जरूरत भी नहीं है उसमें। आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपका, अगर उसमें वही मोबाइल नंबर आपका अटैच होता ही है तो आप स्वयं वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें 3 कॉलम आपको मिलेंगे कि जो अगर डायरेक्टली पहले में यह है कि 2003 की लिस्ट में आपके पेरेंट्स
जो कौन सा अब फॉर्म? आप 8 जून से जो प्रक्रिया किस फॉर्म? एफआईआर की शुरू हो रही है उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें ऑनलाइन फॉर्म में डायरेक्टली आप अपने आप को रजिस्टर मैडम, करवा कौन सा सकते फॉर्म भरेंगे? हैं। नाम तो आपको बताओ। बीएलओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा फॉर्म भरेंगे बताइए। ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर अ वोटर कार्ड, वो आपका गूगल पे आ जाएगा। 8 जून को आपको बता दिया जाएगा। और उसमें मैं आनंद जी ये बताऊंगी कि जब इनके पास बीएलओ आएंगे, आप अपने फॉर्म से भरिए 3 कॉलम है। पहला है कि अगर 2003 की लिस्ट में जो नाम आपके पेरेंट के हैं, दादा दादी के हैं, अगर वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन देखा जा रहा है कि आपका पहला कोई यहाँ पर है। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ भी पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टली आप उसको शुरुआत से अपना नाम उसमें भर सकते हैं। और आप जाइए गूगल सर्च करिए, आज हर जगह ये आ रहा है कि आप घर बैठे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपको किसी बीएलओ की भी तब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीजें तो सिखाया जा रहा है। आप 2 मिनट का ये प्रोसेस है, केवल आपके वोटर कार्ड और आधार कार्ड का नहीं जो तो वो तो वही तो मोबाइल कह नंबर रहे है, हैं कि वो अगर लिंक आपको आपका यहाँ होना पर चाहिए। नहीं तो मैं नहीं इसीलिए हाँ, ठीक है आनंद जी शांति कह रही प्रसाद हूँ जी, कि एक चीज इनको और है ना बोलिए कि जैसे थोड़ा अगर पढ़ वो ले। मुंबई की वोटर है, सरकार ने लोगों की असुविधा को देखते हुए, क्योंकि आजकल सबको पता है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये बार बार चुनाव आयोग को ब्लेम ना करें, भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम ना करें, और देखें कि जनता की सुविधा के लिए कितना काम कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और 8 जून के बाद मैक्सिमम लोग, क्योंकि आप सब लोग कंप्यूटर से ही काम कर रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप ऑटोमेटिकली यू विल बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर। मेन चीज है कि आप को वोट देनी है, इसलिए वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हमारा मकसद जो ये एक मैं कहती हूँ ना, ये एक तो सुविधा है सर ना, सर एक सुविधा है ना शांति प्रसाद जी कि आपका जो एरिया है, उस एरिया का जो बीएलओ है उसके नंबर्स हैं पब्लिक डोमेन में, हाँ, और उनसे आप अपनी जो परेशानियां हैं और या भी जो भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कहीं पर कंफ्यूजन है तो उससे बात करके उसे दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, ये तो हर जगह हर बीएलओ का नंबर दिया गया है, हर वार्ड का बीएलओ है, हर क्षेत्र का बीएलओ है, और उसके लिए इवन मैं तो ये कहूंगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे एक बड़ा ऑफिसर तैनात कर दिया गया है, उसके अंदर सारे बीएलओ है, उनकी भी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से ट्रेनिंग हो रही है और हमारे पास बकायदा नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है, जरा ये बता दें के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। ये चुप होंगी तो बताऊंगा ना जी। मैं बोलूं विजय जी? हाँ बताइए। देखिए, जितनी बातें प्रभा जी ने कही ना, मैंने ये कहा है कि आप जो बातें बता रही हैं उसमें बाकायदा हम लोगों ने, आपने पूछा ना कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, मैंने आपको शुरुआती ही दौर में कहा कि हम 2 मई को व्यापक रूप से इस पर ट्रेनिंग कर चुके हैं पार्टी स्तर पर। हमारा हर जिले में एक मास्टर ट्रेनर नियुक्त है इस काम के लिए, हमारी हर विधानसभा में एक ट्रेनर नियुक्त है, हमारा BLA 1, BLA 2 और हर विधानसभा के 2-2 ऑब्जर्वर, ये सारे लोग बैठकर इस ट्रेनिंग को कर चुके हैं जो सरकारी स्तर पर निर्वाचन आयोग अब कर रहा है। इस ट्रेनिंग को हम पार्टी लेवल पर कर चुके हैं, हमारी पुख्ता तैयारी है। आदरणीय गणेश पोद्याल जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हर जिले के लिए ये टीम बना दी है और इनकी ट्रेनिंगें भी संपन्न हो चुकी हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 9, फॉर्म 10 की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रेस्क्राइब फॉर्म है। अगर आपको नाम जोड़ना है, नाम हटाना है, नाम कटाना है, मृतक का फॉर्म है, हर तरह का फॉर्म है, हम उसमें पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। और हमने कहा ना कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड ने हर विधानसभा में अपने BLA 2 कंप्लीट कर दिए हैं, बिल्कुल, और ये निर्वाचन आयोग को लिस्ट दे दी है। और जो BLO है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये जब आप यही चीज है, अगर आपने पूरी तैयारी कर ली तो यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो हमारी पैनी नजर रहेगी। क्योंकि जब ड्राफ्ट सूची का पब्लिकेशन होगा, सारी समस्याएं उसके बाद पैदा होंगी, रहनी चाहिए पैनी नजर तो जरूर रहनी चाहिए कि कहीं पर कोई चूक न हो जाए, कहीं पर कोई वैलिड वोटर जो है वो छूट न जाए। यही मकसद है कि कोई भी वैलिड वोटर जो है वो छूट न जाए, ये और इसके लिए पैनी नजर आपको तो रखनी ही पड़ेगी। और आप जो कह रहे हैं कि 19,79,000 मतदाता जो हैं जिनकी मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, अनमैच्ड हैं, तो उन लोगों की मैपिंग में भी चुनाव आयोग की तरफ से जो BLOs हैं उससे ज्यादा कारगर आप लोगों की पार्टी के जो BLOs होते हैं,
जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों या दूसरी पार्टी के हों, उस इलाके को भली भांति जानते हैं और उस इलाके के हर घर के हर वोटर को भली भांति जानते हैं। वो लोग ज्यादा अच्छे ढंग से मैपिंग करा देंगे, मैचिंग करा देंगे। और यही इसीलिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन अगर SIR हो तो यह होनी चाहिए कि कोई भी वैलिड मतदाता नहीं छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में न हो। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की भी है और आप लोगों की भी बहुत है। जरूरी बात कह रहा हूं, जल्दी से सर। हाँ, एक जरूरी करें। हाँ। हमारी कांग्रेस पार्टी की सबसे पैनी नजर प्रोजनी मतदाता पर होगी और प्रोजनी मतदाता की सूची हम देखेंगे, अगर उसमें ढालमेल हुआ तो हम सीधे शिकायत करेंगे। जरूर कीजिए। आपको घबरा क्यों रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब इतनी तैयारी है तो आपको घबराने की क्यों ठीक है, जरूरत जरूर पड़ रही शिकायत है? कर लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि हमारी तो आपका तैयारी निर्वाचन है। आयोग जो ज्ञानेश हम कुमार तो ये बैठा है कह ना, रहे हैं कि भारतीय आइए, जनता आपका पार्टी का स्वागत है, कार्यकर्ता है। हमारे कोई मदद मिलेगी अगर आप लोगों की इतनी तैयारी ठीक है है। तो अच्छी बात है, हम लोगों को भी चलिए, मदद अब मिलेगी। यही सब नहीं लोग है। चाहते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के जरिए ही अगर होगा तो भी बेहतर ढंग से ये SIR भी संपन्न हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी आपका बहुत धन्यवाद। प्रभा बदूनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।